हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अरुण यादव। तो नमस्कार सभी को। मैं अरुण यादव स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स बाय अरुण यादव में। दोस्तों की जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इस चैनल पे फिजिक्स की क्लासेस, चाहे वो जिस भी क्लास का हो, 9th से 12th या उससे ऊपर जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स है, कंपटीशंस हैं, जैसे जेई मेंस वगैरह, एडवांस, नीट, जो भी एग्जाम्स हैं, उन सभी के लिए हम लोग फिजिक्स सब्जेक्ट का यहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं। तो अगर आप चाहे जिस भी क्लास 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, अथवा ऊपर आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हो जिसमें फिजिक्स आती हो, उन सभी की अगर आप तैयारी करते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़े, हमारे इस परिवार से जुड़े और इस चैनल को, इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। ठीक है। तो बेटा आज हम लोग ये एक स्पेशल सेशन है। इसमें हम लोग आज एक ऐसे चैप्टर्स की शुरुआत कर रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से आपके कोई भी आप एग्ज़ाम देते हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली देखने को मिलते हैं। ठीक है। ये जो क्वेश्चन जो चैप्टर है बेटा, वो चाहे आप 9th में हो, चाहे आप 11th में हो, या फिर किसी भी आप क्लास में हो, अगर आप फिजिक्स एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है। तो बेटा जो चैप्टर्स का नाम है वो है, यहाँ पे हम लोग आज आपके साथ डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन या फिर इसको बोला जाता है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और इन चैप्टर चूंकि थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है, इसलिए थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। ठीक है। तो इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही आसान तरीके से बिल्कुल एक एक चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आइए आज का जो ये सेशन है इसको शुरू करते हैं। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले बेटा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करेंगे तथा अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे। ठीक है। तो एक मिनट। चलिए। तो बेटा जैसा कि आपको चैप्टर्स के नाम से ही पता है, गुरुत्वाकर्षण, इसमें गुरुत्व का मतलब होता है बेटा अपने पास पृथ्वी, और आकर्षण का मतलब होता है अपने पास किसी को अपनी तरफ क्या करना, आकर्षित करना। तो आप जानते हैं कि चाहे दुनिया में कोई भी चीज हो, सभी चीजें पृथ्वी के द्वारा अपनी तरफ क्या होती है, आकर्षित की जाती है। ठीक है। चाहे आपने कोई बॉल फेंका तो बॉल भी एक सर्टेन स्पीड से या वेलोसिटी से अर्थ के सेंटर की तरफ क्या होती है, मोशन करते या फिर अट्रैक्ट होती है अर्थ के द्वारा। या फिर कोई आपका सैटेलाइट है, प्लैनेट है, उस प्लैनेट का किसी एक आपके कह सकते हैं कि सन के चारों तरफ मोशन करना। ठीक है ना। अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ मोशन करती है। तो ये सारी चीज़ें, परिघटनाएं जो हैं वो गुरुत्वाकर्षण के कारण ही यहाँ पे संभव हो पाती है। ठीक है। तो इसमें आप, जैसा कि आपको पता है कि जैसे कोई भी चीज़ें किसी सर्किल में या किसी वृत्त के अंतर्गत गति करती है। चलिए। तो किसी गुरुत्व के अंतर्गत कोई भी चीज़ें गति करती है किसी वृत्त के अंतर्गत, वो सारी चीज़ें जो होता है अपने पास बेटा, वो ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण के कारण ही संभव हो पाता है। बहुत सारे वैज्ञानिक साइंटिस्ट जो है वो अपना तर्क दिए उन्होंने। ठीक है ना। ये बहुत समय पहले से ही चला आ रहा है, जिसमें ग्रेविटी या ग्रेविटेशन का आपकी जो घटना है वो आपको सामने दिखती है। ठीक।
इसमें बेटा बहुत सारे साइंटिस्टों ने बताया कि पृथ्वी जो होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ, जैसे ये अर्थ है आपका भाई, इसमें न्यूटन साहब ने ये बताया था कि जितने भी न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि दुनिया में ब्रह्मांड में जितने भी वस्तुएं हैं या पिंड हैं या फिर बॉडी है, वो एक दूसरे को कुछ फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट करते हैं। जिनमें भी मास होगा वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे अथवा अट्रैक्ट करेंगे। तो भाई क्वेश्चन ये उठता है बेटा अपने पास कि अगर ये कोई बॉडी है और ये अर्थ है, दिस इज अर्थ, और ये कोई बॉडी है, और ये कोई भी बॉडी है जिसका मास मान लो आप m है, द्रव्यमान, तो बेटा क्वेश्चन ये उठता है कि इस वस्तु, ये जो वस्तु है और पृथ्वी है, इसके बीच में एक आकर्षण बल लग रहा है भाई, लग रहा होगा, तभी जो है एक दूसरे की तरफ क्या हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि भाई बॉडी जो है वो कुछ ऊंचाई से अर्थ की तरफ आ रही है, मोशन कर रही है, ऐसा ही क्यों होता है, अर्थ क्यों नहीं इस बॉडी की तरफ मूव करती है, मोशन करती है। ठीक है भाई, अगर ये अट्रैक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, ये भी एक बॉडी है और ये भी एक बॉडी है, अगर दोनों अट्रैक्ट कर रही हैं तो अर्थ को भी उधर की तरफ मोशन करके जाना चाहिए, बॉडी की तरफ। तो बेटा इसका जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, वो ये है कि इस बॉडी का जो मास है अर्थ के कंपैरिजन में बहुत क्या है, कम है। आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार अगर कोई भी बॉडी मोशन कर रही है तो उस पर इतना फोर्स एक्ट कर रहा है, F बराबर m इंटू ए। ठीक है, अब यहां से अगर हम बात करें तो अपने पास m की जो वैल्यू है वो F अपॉन ए के बराबर होगी। यदि अगर मास बहुत कम होगा बेटा तो इसके अंदर ये कैपेसिटी नहीं हो सकती है, बहुत कम होगी टेंडेंसी इस अर्थ को अपने तरफ क्या करे, अट्रैक्ट कर ले। ठीक है, तो इसलिए मास कम होने की वजह से, द्रव्यमान कम होने की वजह से इस बॉडी के द्वारा अर्थ को अपनी तरफ आकर्षित करने की जो इसकी क्षमता है वो नहीं होती है, क्योंकि अर्थ का जो द्रव्यमान होता है कंपेयर टू दिस बॉडी इज वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए अर्थ जो होती है सभी ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। तो गुरुत्वाकर्षण का मतलब बेटा सिंपली ये होता है कि किसी भी वस्तु को, ऑब्जेक्ट को या फिर बॉडी को किसी एक निश्चित बल के द्वारा, आकर्षण बल के द्वारा, पृथ्वी जिस अपने आकर्षण बल के द्वारा किसी भी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है, उसी बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है, तथा इस घटना को बेटा कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण या फिर ग्रेविटेशन। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आप चाहे तो लिख सकते हैं कि द फेनोमेना ऑफ attraction of any body, by earth is called gravitation, ठीक है, वह घटना जिसके कारण पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है, उसी घटना को बोला जाता है क्या, ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण। अब इसमें बेटा थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था अपने पास बेटा कैपलर्स, जॉन कैपलर्स। उन्होंने इस ग्रेविटेशन के रिस्पेक्ट में या फिर अर्थ का किसी भी सैटेलाइट या प्लैनेट के रेस्पेक्ट में उनके मोशन के बेस्ड पे उन्होंने अपना 3 नियम दिया, 3 लॉज, जिसको हम लोग कैपलर्स लॉज बोलते हैं। और कैपलर के 3 नियम हैं, कौन कौन। पहला नियम जो है बेटा वो है कक्षाओं का नियम, ठीक है ना, जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ ऑर्बिट।
जो दूसरा नियम अपने पास है बेटा उसको वो है आपका क्षेत्रफल का नियम, जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ एरिया, ठीक है। और जो अपने पास तीसरा नियम है उसको बोला जाता है बेटा आवर्तकाल का नियम या लॉज ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। तो कैपलर्स के ये तो तीन नियम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो थर्ड और सेकेंड लॉ है बेटा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, ठीक है। तो इस कैपलर्स के लॉ को हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से लॉ हैं। तो लिखेंगे, आप हेडिंग बनाएंगे कैपलर्स लॉ। कैपलर्स लॉ, the very first law of Kepler is first. We have following three laws of Kepler's. हमारे पास अपने पास तीन कैपलर्स के लॉ हैं जो इन लॉज को हम लोग इस चैप्टर्स में डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो है वेरी फर्स्ट लॉ इज कक्षाओं का नियम या लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट या इसको बोला जाता है कक्षाओं का नियम, कक्षाओं का नियम, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर बेटा कोई भी वस्तु अगर किसी भी सर्किल के अराउंड मोशन करता है, थोड़ा सा इससे हट के बात करेंगे अभी, उसके बाद फिर इस नियम पर आएंगे। अगर कोई भी बॉडी और पार्टिकल किसी भी सर्किल यानी वृत्त के अंतर्गत को कोई गति करता है, तो जब उस वृत्त से उसका कनेक्शन टूटता है, जैसे ये ऐसे मोशन कर रहा है कोई बॉडी, जब इस बॉडी इस वृत्त के मोशन से जब जैसे ही बाहर निकलता है, वो हमेशा और हमेशा एक लीनियर मोशन करता है, एक रेखीय गति में जब गति करता है इस सर्कुलर मोशन के बाद, जब इसका सर्किल में मोशन करना ब्रेक होता है, तो हमेशा इसके जो लीनियर मोशन होता है बेटा, वेलोसिटी होगी वो हमेशा इसके टेंजेंट के अलोंग होगी। दैट मीन्स इसके सर्किल के रेडियस और इसकी वेलोसिटी के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर आप इस चीज़ को देखना चाहते हैं प्रैक्टिकल रूप से, तो आप देख सकते हैं कि अगर मान लो कोई भी टुकड़ा है, जैसे कोई पार्टिकल है, टुकड़ा है, किसी पत्थर के टुकड़े को आप किसी रस्सी से बांध दें और एक सर्किल में क्या करें, उसको रोटेट कराएं, एक सर्किल में यानी वृत्त के अंतर्गत ऐसे रोटेट कराएं, जो कि पहले आप छोटे बच्चे जो होते हैं या फिर पहले आप उसको खेले होंगे, वैसे किए होंगे। तो अगर किसी सर्किल के अराउंड आप उसको मोशन कराते हैं और जैसे ही अपने हाथ से उस धागे को छोड़ते हैं और पत्थर को, तो पत्थर एक लीनियर गति में मोशन करता है, ठीक है ना, एक रेखीय गति में मोशन करता है। और हमेशा आप देखेंगे कि जिस वृत्त के अंतर्गत आपने जितने रेडियस बनाया रखा था उसके अकॉर्डिंग उसके टेंजेंट, बिल्कुल टेंजेंट के अकॉर्डिंग वो लीनियर मोशन करता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये क्यों हो पाता है बेटा, क्योंकि इसके बीच में एक अभिकेंद्र बल वगैरह जो सेंट्रल फोर्स होते हैं, ये भी कॉज होता है किसका, ग्रेविटेशन का। तो ग्रेविटेशन यानी अभिकेंद्र बल या सेंट्रीपिटल फोर्स इसमें एक्ट करता है। जैसे ही वो अनबैलेंस होता है फोर्स, वैसे ही ये जो बॉडी है वो एक लीनियर मोशन करने लगती है। तो कहीं ना कहीं किसी भी वृत्त बॉडी का किसी सर्किल के अराउंड मोशन का जो मेन कॉज होता है अपने पास बेटा, वो कहीं ना कहीं सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्र बल होता है। उसी के कारण कोई भी बॉडी किसी सर्किल के अलाउंग या वृत्तीय गति कर सकती है, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ ऑर्बिट यानी कक्षाओं का नियम, इसमें केपलर साहब ने ये बताया था कि सभी जो प्लैनेट्स होते हैं वो एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं और उसके दीर्घवृत्त के एक केंद्र पर, जिसको बोला जाता है एक केंद्र पर सूर्य होता है, ठीक है। तो चलिए इस लॉ को थोड़ा सा देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दो नियम बचे हुए हैं उसको कवर अप करेंगे। थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन आप समझेंगे। तो ये जो वेरी फर्स्ट लॉ, ये जो पहला नियम है, ये क्या कहता है केपलर साहब का, इन्होंने बताया कि अगर कोई भी प्लैनेट है, अगर किसी ग्रह के चारों तरफ कोई आपका उपग्रह गति करता है, तो बेटा इसमें क्या होता है कि जो सन होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि दीर्घवृत्त में अपने पास एक ये स्पेशल टाइप का सर्किल होता है, वृत्त होता है जिसमें दो केंद्र होते हैं। ये आपका मान लो S1 है और ये मान लो आप S2 है, ठीक है। इसमें ये पॉइंट मान लो ये सरकमफेरेंस है, यानी इसका क्या है, परिधि है। जब भी कोई भी आपका क्या बोलते हैं प्लैनेट है, अगर वो किसी सन के चारों तरफ मोशन कर रहा है,
तो सन जो होता है वो एक इसके केंद्र पर होता है, एक दीर्घवृत्त के। यहाँ पे आप मान लो यहाँ पे सन है, ठीक है, ये क्या है अपने पास, ये सन है, और मान लो ये प्लैनेट है, ये क्या है, प्लैनेट। तो हमेशा जो ये पॉइंट मान लो आप P और ये पॉइंट आप मान लो A, इन P और A के बीच में जो ये दीर्घ आपका अक्ष बन रहा है, दीर्घाक्ष जिसको बोला जाता है, इसकी जो लेंथ होती है बेटा अपने पास 2a होती है, और इधर की तरफ ये बन रहा है, इसकी जो लेंथ होती है अपने पास बेटा वो 2b होती है। हमेशा जो आपका अर्ध दीर्घाक्ष होता है उसकी जो लंबाई होती है वो a होती है। तो ये जो आपका कंसेप्ट है वो आगे जो थर्ड ला हम लोग पढ़ेंगे, पीरियड टाइम पीरियड वाला आवर्तकाल के नियम, उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो इस नियम में बस यही कहा गया है कि कोई भी प्लैनेट सन के चारों तरफ एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करता है, तथा जो सूर्य होता है या सन होता है वो उसके एक फोकस पर स्थित होता है। ये जो पॉइंट P है बेटा, ये पॉइंट P सन के बिल्कुल पास में होता है, और पॉइंट A है ये सन से दूर होता है, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया, कंसेप्ट बताया कि जैसे जैसे प्लैनेट किसी एक दीर्घवृत्ताकार यानी एलिप्स के अंतर्गत मोशन करता है, जैसे ही वो प्लैनेट ऐसे मोशन करते करते सन के पास आता है, जब वो पॉइंट P पर आता है तो उसकी वेलोसिटी यानी जो वेलोसिटी होती है उस प्लैनेट की वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जैसे ही वेलोसिटी बढ़ेगी और जैसे ही वो पॉइंट ऐसे मोशन करते करते पॉइंट A पर पहुंचेगा, उस सन प्लैनेट की जो वेलोसिटी होगी या स्पीड होगी वो कम हो जाती है। इसका कहीं ना कहीं रीजन क्या है, ग्रेविटेशन, ठीक है। क्योंकि ग्रेविटेशन जैसे ही प्लैनेट सन के पास में आता है, वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स जो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ में जो फोर्स होता है F = G m1 m2 अपॉन r² होता है। तो जैसे डिस्टेंस आपका कम होगा, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। और r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स या फिर बॉडी। तो जैसे ही ये डिस्टेंस कम होता है अपने पास बेटा, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिससे इसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आप से अगर कोई पूछे कि अगर कोई प्लैनेट किसी एलिप्स में के अंतर्गत मोशन कर रहा है तो सन एक फोकस पे होगा, तो सन के जो नज़दीक वाला पॉइंट है, जैसे इस प्लैनेट इस पॉइंट पर आता है, वैसे इस प्लैनेट की जो स्पीड होती है या वेलोसिटी होती है वो बढ़ जाती है, और जैसे जैसे इस सन से दूर जाता है वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी या स्पीड कम होती जाती है, ठीक है। तो आई होप दिस इज फर्स्ट लॉ, जो लॉ ऑफ ऑर्बिट है या कक्षाओं का नियम, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम लोग अगले जो नियम है 2 और 3, उस नियम को डिस्कस करेंगे। इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, तथा वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।